हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवराज सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। दोस्तों, आशा है आप लोग अच्छे से होंगे, बढ़िया अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आप जो है आधुनिक इतिहास पढ़ रहे हैं। आधुनिक इतिहास में आज आप पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन भाग 3। ठीक है, इसके पहले आपने भाग 1 भाग 2 आपने देखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिएगा। तो आप भाग 2 में आपने देखा कि कैसे जो है पुर्तगाली भारत आते हैं। जैसे आप देखिए, यहाँ पे आपके सामने मैप दिख रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये पुर्तगाल है। ठीक, यहाँ पे पुर्तगाल है और पुर्तगाल के बगल आपका स्पेन है। स्पेन देश है। ठीक, यूरोप के देश हैं। तो आपने देखा कि यहाँ आप देखिए, इस मैप में आप देखिए, यहाँ पुर्तगाल था। ठीक है, तो पुर्तगाल से वास्को डी गामा निकला था, केप ऑफ गुड होप में रुका था। ये आपने पिछले वीडियो में देखा था ना। तो यहाँ से फिर जो है आगे बढ़ते हुए तटों के सहारे, ये मेडागास्कर के बीच से ये आपका पहुँचता है कालीकट। ठीक है, केरल के कालीकट पे वास्को डी गामा था पहुंचा था। ये सब आपने पीछे पढ़ लिया है पुर्तगाल वाले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। तो अब आप देखिए, यहाँ तक तो आपने देखा था। अब आज आप पढ़ेंगे डच के बारे में। ठीक, डचों के बारे में, डचों का आगमन, डच की कंपनी इत्यादि के बारे में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे। तो देखिए, डच जो है कहाँ के निवासी हैं? नीदरलैंड के, जिसे हॉलैंड भी कहा जाता था। अब यहाँ मैप में आप देखिए कि कहाँ पे स्थित है नीदरलैंड। तो ये देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना, ये नीदरलैंड आपका यहाँ पे है। ठीक, नीदरलैंड। अब इसके सामने आप देखिए तो यहाँ पे ब्रिटेन दिखेगा, लंदन। ठीक, ये आपका है लंदन देश, ब्रिटेन। ठीक, यूनाइटेड किंगडम ये इसके सामने है। और देखिए, इसके नीचे क्या है? देखिए, आपका जर्मनी है और इसके नीचे देखिए फ्रांस है। ठीक, तो इस तरह के देश इसके अगल बगल अवस्थित हैं। ठीक, तो अब आप देखिए, तो ये रास्ते पहले आपने देखा था कि कैसे जो है, जो पहले का रास्ता था, कैसे तुर्की द्वारा कब्जा हो गया था, है ना। तो भूस्थलीय मैदान जो है, जो स्थल थे वो अवरुद्ध हो गए। तो जब इनका ये विकास कर लिया, इन्होंने रास्ते की खोज कर ली, तब जो है ये देश भी सक्रिय हुए। क्योंकि इन्होंने देखा कि कैसे जो है, जब पुर्तगाल यहाँ से माल की सप्लाई आपके यूरोपीय कंट्री में करने लगा, ढेर सारे पैसे वो पाने लगा, तो और देशों को भी उत्सुकता हुई। जैसे आप देखिए, ये आपका ब्रिटेन है ना, अंग्रेज जो हैं, फ्रांस है। ठीक है, तो ये सब भी जब इन्होंने देखा कि इतना ज़्यादा ये पैसा कमा रहा है, तो ये भी उत्सुक होते हैं और ये भी व्यापार के लिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आप जो है पुर्तगाली को आपने पढ़ा था। आज की वीडियो में आप डच के बारे में पढ़ेंगे और आगे की वीडियो में आप जो है अंग्रेज़ों, फ्रांसीसी के इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, और ये जगह भी आप ध्यान दीजिए कि डच जो है ये इंडोनेशिया से मसाले इत्यादि का व्यापार करते थे। पहले पुर्तगाली आए, सबसे पहले पुर्तगाली आए। ठीक, उसके बाद अगले जो यूरोपीय हैं कंपनियां, वो आती है डच। ठीक है, 1595-96 के समय, किसी किताब में आपको 1595 मिल जाएगा, किसी किताब में 1596 मिल जाएगा। तो 1595-96 के समय में कार्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में प्रथम डच अभियान दल भारत के पूर्व सुमात्रा पहुंचा। ठीक है, अभी मैंने आपको मैप में दिखाया था इंडोनेशिया का क्षेत्र सुमात्रा, वहाँ पे। और ये सुमात्रा कहाँ है? भारत के पूर्व में, भारत के पूर्व में सुमात्रा पहुंचा प्रथम डच अभियान दल। किसके नेतृत्व में?
कार्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में। ठीक है, यहाँ तक की बात आप समझ गए। अब आगे देखिए, 1602 ईस्वी में डच या जो डच नीदरलैंड के निवासी, ठीक है, संसद द्वारा पारित प्रस्ताव से एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ठीक है, संसद द्वारा एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। कब हुई? 1602 ईस्वी में। इस कंपनी का मूल नाम था, देखिए, वेरिंगदे ओस्ट इंडीसे कंपनी। इसका शार्ट नेम है VOC। अब आगे देखें, इस कंपनी को डच संसद द्वारा 21 वर्षों के लिए भारत और पूरब के देश, ठीक है, पूरब के देशों के साथ व्यापार करने, आक्रमण और विजय करने के संबंध में अधिकार पत्र प्राप्त हुआ। ठीक है, व्यापार करने, आक्रमण करने, क्योंकि अब जो पहले से पुर्तगाल वहाँ पे स्थित था तो उससे लड़ाइयाँ भी करनी थी, उसके क्षेत्रों पे अधिकार भी जमाना था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की आरंभिक पूंजी जिससे उन्हें व्यापार करना था वो था, देखिए, 65 लाख गिल्डर। ठीक है, गिल्डर वहाँ की मुद्रा थी। कंपनी की देख रेख के लिए 17 व्यक्तियों का एक बोर्ड बनाया गया था। आगे देखें, 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम, जो कहाँ है? आंध्र प्रदेश के तट पर। ठीक है, अब एक मैप में आपको ये डालना है मसूलीपट्टनम को, अपने मैप में कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश के तट पे। ठीक, में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना हुई। क्लियर? प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना कहाँ हुई? मसूलीपट्टनम में। समय क्या है? 1605 ईस्वी। 1610 ईस्वी में डचों ने चंद्रगिरी के राजा के साथ एक समझौता करके पुलिकट, जो कहाँ है? तमिलनाडु में, एक अन्य फैक्ट्री की स्थापना की और इसे अपना मुख्यालय बनाया। यहीं पर डचों ने सोने के सिक्के पैगोडा ढाला था। ठीक है, सब मैप में आप बनाओगे, सब नोट करोगे आप अच्छे से। ठीक है, भारत में शीघ्र ही इस कंपनी ने मसाला व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया। भारत में डच फैक्ट्रियों की सबसे विशेषता यह थी कि पुलिकट, जो तमिलनाडु में है स्थित, गेल्ड्रिया के दुर्ग के अलावा सभी डच बस्तियों में कोई भी किलेबंदी नहीं थी। ठीक है, तो पुलिकट का जो था इनका कारखाना, बस वहीं इन्होंने किलेबंदी की थी और कहीं और जो कारखाने थे वो किलेबंदी नहीं किए थे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत से सबसे अधिक रुचि इंडोनेशिया के मसाला व्यापार में थी। ठीक है, अभी मैंने इंडोनेशिया का क्षेत्र आपको दिखाया था मैप में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत से अधिक रुचि इंडोनेशिया के मसाला व्यापार में थी। डचों ने 1613 ईस्वी में जकार्ता को जीतकर बैटविया नामक नए नगर की स्थापना की। 1641 ईस्वी में डचों ने मलक्का और 1658 ईस्वी में सिलोन पर कब्जा कर लिया। ठीक है, अब आ जाइए डचों द्वारा स्थापित अन्य कारखानों को देख लीजिए। अब देखिए, सूरत, ठीक है, गुजरात में है, आप जानते ही हैं। तो इसकी स्थापना, इस कारखाने की स्थापना कब हुई? 1616 ईस्वी में। ठीक, चिनसुरा, ये बंगाल में है, 1653 ईस्वी में इस कारखाने की स्थापना इन्होंने की। कोचीन, जो केरला में है, 1663 में इसने स्थापना की, इस कारखाने की स्थापना हुई। कासिम बाजार, बंगाल, जो कासिम बाजार कहाँ है? बंगाल में है। ये इस कारखाने की स्थापना कब हुई है? 1658 ईस्वी में। ठीक, बालासोर,
ठीक है, इसका स्थापना ईस्वी क्या है 1658 में, ये भी इसकी स्थापना हुई है। ठीक, नागापट्टनम, ठीक है, ये तमिलनाडु में है, 1658 में इसकी भी स्थापना हुई है। डच लोग मसूलीपट्टनम से नील का निर्यात करते थे। मुख्यतः डच लोग भारत से सूती वस्त्र का व्यापार करते थे। मैं बाकायदा साफ साफ दोस्तों आपको लिखा हूँ, नोट अच्छे से अपना करते जाइएगा। सूरत स्थित डच व्यापार निदेशालय डच ईस्ट इंडिया कंपनी का सर्वाधिक लाभ कमाने वाला प्रतिष्ठान था। ठीक, सूरत जो है क्या था, सबसे ज़्यादा लाभ कमाने वाला क्षेत्र था डचों के लिए। ठीक है, आगे देखें, बंगाल से डच मुख्यतः सूती वस्त्र, रेशम, सोरा और अफीम का निर्यात करते थे। डचों द्वारा कोरोमंडल तटवर्ती प्रदेशों से सूती वस्त्र का व्यापार किया जाता था। ठीक है, मालाबार के तटवर्ती प्रदेश से डच मसालों का व्यापार करते थे। और देखिए, डचों ने पुलिकट में अपने स्वर्ण निर्मित पैगोडा सिक्के का प्रचलन कराया। डचों ने भारत में पुर्तगालियों को समुद्री व्यापार से एक तरह से निष्कासित कर दिया, लेकिन अंग्रेजों के नौसैनिक शक्ति के सामने डच नहीं टिक सके। ठीक है, होता क्या है, देखिए 1759 ईस्वी में अंग्रेजों से बेदरा, जो कहाँ पे है, बेदरा का युद्ध होता है, और बेदरा है कहाँ, बंगाल में, के युद्ध में डच पराजित हो जाते हैं। दोस्तों, ये जो अंग्रेजों और डचों का युद्ध होता है, बेदरा का युद्ध, ये एक निर्णायक युद्ध होता है। इसके बाद संधि होती है आपके डच और अंग्रेजों के बीच में। तो इसमें जो है इनको केवल व्यापार का अधिकार होता है और राजनैतिक हस्तक्षेप का जो है इनको अधिकार नहीं रहता है। और धीरे धीरे आगे चल के अंग्रेज, जो आपको मैंने कारखाने बताए ना, सूरत और आपके जो उड़ीसा में थे, आंध्र प्रदेश में थे, तो इन सब पे जो है आगे चल के अंग्रेज़ों का इनके कारखानों पे अधिकार हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए, डचों ने मसालों के स्थान पर भारतीय कपड़ों के निर्यात को अधिक महत्व दिया। भारत में भारतीय वस्त्र को निर्यात की वस्त्र बनाने का श्रेय डचों को जाता है। और देखिए, भारत में डचों की असफलता के प्रमुख कारण क्या थे। अब इनकी असफलता जो हुई, क्या कारण थे, उसे भी एक नज़र आप देखिए। इसका सरकार के सीधे नियंत्रण में होना, ठीक है, और कंपनी की भ्रष्ट एवं अयोग्य पदाधिकारी और कर्मचारी, ठीक है, ये सब जो है इस कंपनी की असफलता के कारण थे। भारत में डचों के आगमन के परिणाम स्वरूप यहाँ का सूती वस्त्र उद्योग निर्यात की सर्वोच्च स्थिति में पहुँच गया था। ठीक है दोस्तों, तो आज आपने डच वाले में क्या क्या पढ़ा। आपने डच के बारे में, आपने डच का आगमन, डच के कारखाने, डच की कंपनी इत्यादि के बारे में आज के वीडियो में आपने पढ़ा। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में आप अंग्रेज़ों के जो है बारे में पढ़ेंगे। और दोस्तों, अगर कुछ और आपको चीज़ें न समझ में आई हो या और कुछ आप पढ़ना चाहते हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा।